मॉर्निंग एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कशन। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। देखिए, प्रीवियस कुछ क्लासेस में हमने आपके साथ डिस्कशन किया थ्योरी ऑफ डिमांड का ऑब्जेक्टिव, और आज हम आपसे डिस्कशन करेंगे थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो लेट्स कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 281 पे आते हैं। मैंने क्वेश्चन जूम कर दिया है आपके लिए। आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन 281 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन 281 में कह रहा है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी इज कॉल्ड। मतलब दुनिया की वो हर एक गुड्स और हर एक सर्विसेज जो हमारे वांट्स, हमारे नीड को पूरा कर पाती है, उस गुड्स में जो क्वालिटी होती है उस क्वालिटी का नाम क्या है। तो हमने आपको ऑलरेडी क्लास में बता रखा था, यूटिलिटी। यूटिलिटी को हम कहते हैं वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ गुड्स। ओके, होप्स आपको याद होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 281। देखिए, क्वेश्चन 281 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन 281 में कह रहा है यूटिलिटी डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ अ वांट्स। यूटिलिटी किस चीज पर डिपेंड करता है। देखिए, सेटिस्फैक्शन डिपेंड करता है कि आपको उस प्रोडक्ट की तलब कितनी है, मतलब आपको उस प्रोडक्ट की जरूरत कितनी है, आप उस प्रोडक्ट के लिए कितना वांट रखते हैं। तो यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन इंटेंसिटी ऑफ द वांट। तो राइट ऑप्शन होगा इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कितना है, उस प्रोडक्ट के लिए चाहत कितनी है, उसके अकॉर्डिंगली। जैसे देखिए, कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे देखिए अभी होली बीता है, तो जो लोग भांग कंज्यूम करते हैं या जो लोग अल्कोहल पीते हैं, शराब पीते हैं, उनको देखिएगा कितनी एकदम वो तलब मचा रहता है उस चीज के लिए। अरे भाई, पार्टी करनी है, दारू पीना है। तो इंटेंसिटी कितना है उस चीज के लिए। याद कीजिए, बचपन में जब गर्मी की छुट्टी होती थी, समर वेकेशन होता था, मई जून की गर्मी होती थी, तो हम लोगों को कितना उत्साह रहता था उस छुट्टी का कि यार छुट्टी होगी, गांव जाएंगे, नानी घर घूमेंगे, मस्ती करेंगे। तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है यूटिलिटी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 283। 283 क्या कहता है। कहता है ऑल बट वन आर द कमोडिटी दैट हैव बोथ यूटिलिटी एंड यूजफुलनेस एक्सेप्ट। कहता है ऑल बट वन आर द कमोडिटी दैट हैव बोथ, जिसमें दोनों चीजें हैं, यूटिलिटी भी और यूजफुलनेस भी है। भैया, तो क्या पेंसिल में अगर देखा जाए तो यूटिलिटी भी है और अच्छा भी है, नोटबुक में भी यूटिलिटी है और यूज के लायक भी है। लेकिन अगर हम टोबैको पे बात करें तो भैया ठीक है, हो सकता है जो लोग टोबैको कंज्यूम करते होंगे उनको यूटिलिटी मिलेगी, लेकिन ये कहां से अच्छा है, आप ही बताओ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सेप्ट, एक्सेप्शन पूछ रहा है। वैसा कमोडिटी बताइए जिसमें यूटिलिटी और यूजफुलनेस भी है, एक्सेप्ट छोड़कर। तो भैया, पेंसिल में यूटिलिटी है, नोटबुक में यूटिलिटी और यूजफुलनेस है, क्लोथ में यूटिलिटी और यूजफुलनेस है, लेकिन टोबैको में तो नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है एक्सेप्ट, इसमें से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें दोनों नहीं है। यूटिलिटी मिल सकता है टोबैको में, लेकिन सेटिस्फैक्शन तो नहीं मिल सकता ना, सॉरी यूजफुलनेस तो नहीं मिल सकता। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा टोबैको। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ एक्सेप्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, 284। देखिए, क्वेश्चन 284 में क्या कह रहा है। कहता है यूटिलिटी इज अ सब्जेक्टिव एंड रिलेटिव कॉन्सेप्ट। हाँ जी, बिल्कुल है। मैंने आपको बताया था ना कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हो सकता है किसी एक आदमी, कोई एक व्यक्ति है जो 2 समोसा खाकर सेटिस्फाइड हो जाता है, कोई एक व्यक्ति है जो 4 समोसा खाकर सेटिस्फाइड होता है। यूटिलिटी एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बताया था। ये डिपेंड करता है टाइम पर, जैसे जैसे समय बदलता है, वक्त बदलते हैं, हालात बदलता है, सेटिस्फैक्शन बदलता है। अब आप एक 75 साल के आदमी से पूछो जिसके मुंह में दांत नहीं है, जिसकी सभी दांतें टूट गई है, मटन खाएंगे क्या? तो आदमी क्या जवाब देगा आपको, एक वक्त था हम 2-2 केजी अकेले खा जाते थे। वो आदमी यही आपको जवाब देगा। तो डिपेंड करता है टाइम पर। फिर कहता है मोरली और एथिकली कलरलेस, बात तो सही है। जैसे एग्जांपल आप ले लो, जो लोग ड्रग्स का कंजम्पशन करते हैं वो जानते हैं कि वो उनके स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल है, समाज के लिए गलत है, लेकिन उसके बाद भी वो कंज्यूम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मोरल ड्यूटी और प्रिंसिपल्स काम ही नहीं करता है। आप किसी गैंगस्टर और माफिया से पूछो, वो भी कभी ना कभी फील करते हैं, रियलाइज करते हैं कि वो गलत है समाज के लिए, लेकिन वो तब भी ऐसा करते हैं क्योंकि उनको अच्छा लग रहा है उस चीज में।
यूटिलिटी इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेजर, हाँ बात सही है। सेटिस्फैक्शन एक अलग चीज है, प्लेजर एक अलग चीज है। तो उस हिसाब से यूटिलिटी के तो सभी कैरेक्टर दिख रहे हैं, तो राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। राइट आंसर क्या होगा बच्चा? डी, ऑल ऑफ द अबव। चलो आ जाओ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 285। क्वेश्चन 285 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। कहता है यूटिलिटी में बी डिफाइंड एज पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई द वांट्स, यूजफुलनेस ऑफ कमोडिटी, डिजायर फॉर अ कमोडिटी, या नॉन ऑफ द अबव। नहीं भैया, आपने पढ़ाया था कि यूटिलिटी में बी डिफाइंड एज पावर ऑफ अ कमोडिटी टू सेटिस्फाई द वांट, तो राइट आंसर तो ए होगा। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी इज, कहता है इट्स एक्सेप्टेड सोशल वैल्यू, ऑप्शन ए, द एक्सटेंट्स टू विच इट इज ऑफ प्रैक्टिकल यूज, सी में कहता है फैक्ट दैट इट इज वांटेड बाय सम पीपल, और डी में कहता है इट्स रिलेटिव स्कार्सिटी। तो यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी का अगर हम सटीक ऑप्शन समझने की कोशिश करें तो इट्स एक्सेप्टेड सोशल वैल्यू नहीं, ये कहना गलत होगा कि एक्सेप्टेड सोशल वैल्यू है, ये आई थिंक सो सही नहीं है। प्रैक्टिकल यूज हमेशा हो ये भी तो जरूरी नहीं है। लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, उसका क्या प्रैक्टिकल यूज है, लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल है, लोग कंज्यूम कर रहे हैं कि नहीं। फिर कहता है यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी, द फैक्ट दैट इट इज वांटेड बाय सम पीपल, हाँ राइट आंसर सी, वेरी गुड। फैक्ट दैट इट वांटेड बाय द पीपल, यानी कि दुनिया का कोई भी आदमी उस गुड्स को इसलिए कंज्यूम कर रहा है क्योंकि वो उसको चाह रहा है। जब हम उस गुड्स का कंजम्पशन चाहते हैं, उस गुड्स को पसंद करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें उसमें क्या मिलने लगता है? यूटिलिटी मिलने लगता है। तो राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, यूटिलिटी इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, यूटिलिटी किस टर्म्स में मेजर करता है? भाई ये तो बच्चा भी बता देगा, यूटिल्स। आपको तो रटा दिया था मैंने कि यूटिलिटी इज मेजर इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, यूटिल्स के टर्म्स में हम मेजर करते हैं। ओके, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन 288 पर आते हैं, एक बार आप लोग भी रीड करो। देखो 288 क्या कहता है, कहता है यूटिलिटी इज यूजफुलनेस, मोरल इम्प्लीकेशन, लीगल इम्प्लीकेशन, नॉन ऑफ द अबव। नहीं सर, यूटिलिटी में यूजफुलनेस तो नहीं कहा जा सकता है। वो हर एक चीज जो हम कंज्यूम करते हैं वो हमारी जरूरत की हो ये जरूरी नहीं है। जैसे शराब, सिगरेट, लोग चुगली कर रहे हैं, है ना, एक दूसरे की शिकायत कर रहे हैं, तो इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, तो यूजफुलनेस कहना गलत होगा। मोरल इम्प्लीकेशन नहीं सर, ये भी नहीं है। मोरल इम्प्लीकेशन, लीगल इम्प्लीकेशन, तो उस हिसाब से राइट आंसर क्या हुआ? नॉन ऑफ द अबव। ये तीनों यूटिलिटी का कैरेक्टर ही नहीं है, समझे। यूजफुलनेस हर समय नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए हम वैसे गुड्स को भी कंज्यूम कर रहे हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हार्मफुल है। आप जैसे ले लो समोसा, आप और हम दबा कर खाए जा रहे हैं, पूरा इंडिया खा रहा है भाई, स्पेशली अपना बिहार तो जम के खा रहा है समोसा, खा क्या रहा है, ठूस रहा है कहीं। आप और हम दोनों लोग जानते हैं कि एक ही तेल में फ्राई हो रहा है, खाने के बाद लीवर प्रॉब्लम मिल रहा है लोगों को, लीवर की समस्या, फैटी लीवर जैसी समस्या बन रही है, लेकिन तब भी आप और हम दबा के खा रहे हैं। मैं भी खा रहा हूँ, आप भी खा रहे हो, हम लोग सब लोग वही करते हैं, डॉक्टर्स भी वही करते हैं। तो यूजफुलनेस है ये जरूरी थोड़ी है सर। हमें पता है कि वो मेरे हेल्थ के लिए नुकसानदेह, बट इन स्पाइट ऑफ दैट वी कंज्यूम दिस प्रोडक्ट, इट मीन्स यूजफुलनेस हो ये जरूरी नहीं है, सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए। तो राइट आंसर नॉन ऑफ द अबव। आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 289, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। कार्डिनल अप्रोच पोस्टुलेट्स दैट यूटिलिटी कैन बी, यूटिलिटी कैसा है? आपको याद है मैंने आपको पढ़ाया था कि अल्फ्रेड मार्शल ने कार्डिनल अप्रोच दिया है, याद आ रहा है आपको? आप अपना नोट्स निकाल कर चेक करो, कार्डिनल अप्रोच याद करो। यूटिलिटीज मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स लाइक 1 2 3 4, मैंने बताया था, लिखवाया भी था आपको। तो कार्डिनल अप्रोच पोस्टुलेट्स दैट यूटिलिटी कैन बी, यूटिलिटी क्या है, कंपेयर्ड किया जा सकता है।
फिर कहता है मेजर्ड, रैंक्ड, या ऑल ऑफ द अबव? नहीं सर, एल्फ्रेड मार्शल ने कहा था यूटिलिटी इज मेजरेबल, यूटिलिटी को हम मेजर कर सकते हैं, क्योंकि कार्डिनल अप्रोच बताता है कि वो मेजर किया जा सकता है। तो राइट ऑप्शन अपना हो जाएगा बी। आ जाओ, कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी इज एसोसिएटेड विथ, भैया किसने दिया है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, मार्शल तो सभी बच्चों को पता है कि कार्डिनल यूटिलिटी डॉक्टर एल्फ्रेड मार्शल ने दिया है, लेकिन आपको पता होगा कि एल्फ्रेड मार्शल ने एक थ्योरी दिया था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, याद है आपको? लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। याद कीजिए, मैंने आपको क्लास में बताया था कि इस लॉ को गॉसन फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। गॉसन ने भी इसके बारे में बताया है, यानी गॉसन ने भी कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी का यूज किया है। हाँ, भले क्लास में डिस्कशन डब्ल्यू.एस. जेवंस इनके बारे में नहीं हुआ है, ये हम मानते हैं, लेकिन ये दोनों तो मैंने डिस्कशन किया है क्लास में। अब आप ही सोचो, जब ये दोनों हो सकते हैं और ऑप्शन में डी लिखा हुआ है, तो क्या होना चाहिए सबसे पॉसिबल आंसर? ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। तो कार्डिनल थ्योरी जो है मार्शल ने भी इस्तेमाल किया है, एच गॉसन ने भी, डब्ल्यू.एस. जेवंस ने भी। तो राइट आंसर हो गया डी, डी इज द राइट आंसर, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 291 पे आ जाओ। क्वेश्चन 291 कहता है कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इज आल्सो नोन एज, क्या क्या है भैया? इंडिफरेंस कर्व अप्रोच? नहीं सर, इंडिफरेंस तो हिक्स और एलन ने दिया है, और ये ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। हिक्स और एलन नहीं, बिल्कुल नहीं। मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच होगा। तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच को ही हम क्या बोलते हैं? मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस कहते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस ही कहलाता है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। चलो, क्वेश्चन 292 एक बार आप पढ़ो, तो आप लोग एक बार स्वयं पढ़िए, क्या कहता है? मार्जिनल यूटिलिटी अप्रोच इज आल्सो कॉल्ड ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, हिक्स और एलन अप्रोच, कार्डिनल। सेम क्वेश्चन को रिपीट कर दिया गया दोस्त। इसका ये मतलब है कि एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरीके से मैनिपुलेट किए जा सकते हैं, तो आप पैनिक मत हो जाना और सही आंसर देना। चलो, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लो, आप एक बार इस क्वेश्चन को स्वयं पढ़ो, खुद से पढ़ो, फिर मैं बात करूंगा। अकॉर्डिंग टू मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड एज, यूटिलिटी किस तरीके से मेजर की जाती है? पहला देखिएगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नहीं, मैंने आपको इस तरह थोड़े पढ़ाया था। नॉमिनल नंबर्स में नहीं सर, नॉमिनल नंबर क्या होता है? नंबर दो ही तो होता है, रोमन और कार्डिनल। नॉमिनल नंबर क्या होता है भाई? ये नया नाटक क्या है? ये थोड़ी कुछ होता है ऐसा। तो जब ये ऑप्शन 1 और 2 कट गया, तो इसका मतलब ऑप्शन डी भी कट गया, तो बचा क्या हमारे लिए? ऑप्शन सी। तो अकॉर्डिंग टू मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस, मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया था कि ये हमेशा कार्डिनल नंबर, याद रखिएगा, ऐसे नंबर को कार्डिनल कहते हैं, 1 2 3 4 5 6। और जो रोमन टाइप होता है ना, हम लोगों ने पढ़ा है 1 2, ये सब रोमन नंबर होता है। तो यूटिलिटी रोमन नंबर में नहीं मेजर किया जा सकता है, कार्डिनल नंबर में मेजर किया जाता है। तो राइट आंसर होगा बी। लीजिए भैया, क्वेश्चन 294 क्या कहता है? कहता है कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटीज रिक्वायर्ड इन मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी, इंडिफरेंस कर्व थ्योरी, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, या नॉन ऑफ द अबव? जल्दी बताइए। मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी, वेरी गुड। कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटीज रिक्वायर्ड इन मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 295। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच यूजेस द मनी एज मेजरिंग रॉड ऑफ यूटिलिटी? हम मनी का इस्तेमाल किस में यूज करते हैं यूटिलिटी को मेजर करने के लिए? देखिए, आपके दिमाग पे कुछ स्ट्राइक कर रहा है,
मैंने अल्फ्रेड मार्शल का आपको एक थ्योरी पढ़ाया था, लॉ ऑफ डीएमयू, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जहां ये सब टॉपिक आपको मैंने बता रखा है। तो भैया ऑर्डिनल कैसे हो सकता है? ऑर्डिनल अप्रोच तो इनडिफरेंस कर्व में यूज करते हैं ना, तो जब ए कट गया तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन बी बाहर हो गया। और कार्डिनल आपको पता ही है, सिंपल। 296 पर आ जाइए। Which of the theories is applicable under cardinal approach to utility? Okay, which of the theories is applicable under cardinal approach to utility? तो आइए इसको थोड़ा डिस्कशन कर ले। चलिए देखिए, शायद आपको याद आ रहा है कि नहीं, कार्डिनल अप्रोच के बारे में जब हम पढ़ते हैं, एल्फ्रेड मार्शल के बारे में पढ़ते हैं, तो वहां देखिएगा, आप याद करो कि क्लास में क्या क्या हुआ है। लॉ ऑफ डीएमयू के बारे में बात हुआ है, बिल्कुल। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, आप याद करो, टू कमोडिटी केस, मैंने आपको वन कमोडिटी केस पढ़ाया था ना, प्राइस ऑफ कमोडिटी इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये याद है आपको? सिंगल कमोडिटी केस में बताया था, और डुअल कमोडिटी में अलग बताया था। तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हो गया। और इसी थ्योरी में तो आप कंज्यूमर सरप्लस के बारे में भी पढ़ते हैं, मतलब हम जितना पैसा पे करते हैं, जब उससे ज्यादा मुझे सेटिस्फैक्शन मिलता है, इससे हम कंज्यूमर सरप्लस कहते हैं। मैंने क्लास में डायग्राम से भी आपको बताया था और टेबल से भी बताया था। 296 वाला क्वेश्चन देखो। तो बताओ आप ही, राइट आंसर क्या क्या निकल रहा है? कार्डिनल अप्रोच में ये भी होगा, कार्डिनल अप्रोच में लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी होगा, कंज्यूमर सरप्लस थ्योरी भी होगी। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा? राइट आंसर हो गया हमारा ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। डी, डी होगा राइट आंसर। चलो आ जाओ, क्वेश्चन 297 पे आते हैं। इसके कुछ पार्ट्स दूसरे पेज पे मिलेंगे। देखो कहता है ऑल, क्वेश्चन 297 को ध्यान से सुनो। ऑल but one are the assumption of cardinal utility theory, which one is not the assumption? कंज्यूमर का रैशनल होना, ऑप्शन वन। कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑप्शन टू। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट ऑप्शन सी। और इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज। देखो याद करो, मैंने आपको बताया था जब ये थ्योरी पढ़ाया था, तो कार्डिनल यूटिलिटी के ये एजम्पशन ही होते हैं कि सभी कंज्यूमर को रैशनल माना गया है। ओके, फिर मैंने आपको बताया था कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट होगा, इस पे भी बात हुई थी। और हर एक प्रोडक्ट से जो हमें यूटिलिटीज मिलेगा वो इंडिपेंडेंट होगा, यानी हर एक प्रोडक्ट डिफरेंट यूटिलिटी दे रहा होगा। तो ये तीनों एजम्पशन है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जो एजम्पशन नहीं है, वो है पॉइंट नंबर सी। और हमसे पूछा यही जा रहा है कि इसमें से कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो एजम्पशन में नहीं आते। तो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, तो राइट आंसर हो जाएगा सी। ओके, होप सो क्लियर होगा। देखो जिनको दिक्कत हो रही है ना, उनको रिवीजन की कहीं ना कहीं थोड़ी कमी है भाई। और अगर आप नहीं भी रिवाइज किए हो तो मेरी बात सुनो, एटलीस्ट आपको याद आ जाएगा। क्वेश्चन 298 आप एक बार पढ़ लो, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। देख क्वेश्चन 298 पे आते हैं। क्वेश्चन 298 क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन 298 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन इग्नोर द प्रेशर ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स इन कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी। क्वेश्चन तो बड़ा जबरदस्त है यार। विच ऑफ द फॉलोइंग एजम्पशन इग्नोर, एक कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इग्नोर कर देती है? देखिए मैंने आपको एक दिन पढ़ाया था क्लास में एजम्पशन में, इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज। ये माना जाता है कि हर प्रोडक्ट से, जैसे एग्जांपल ले लो, अगर हम लोग खाना खाने बैठे हैं और हमारे प्लेट पर चावल है, दाल है, योगर्ट है, दही है, गुलाब जामुन है, मटन है, जानते हो
खाना तो हम कलेक्टिवली खा रहे हैं दोपहर का, लेकिन सिनेरियो कुछ ऐसा है कि इकोनॉमिक्स कहता है, कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी कहता है कि हर एक प्रोडक्ट जो यूटिलिटी दे रही है वो एक दूसरे से डिफरेंट दे रही है। अब जैसे एग्जांपल लो, अगर कोई आदमी चावल दाल कंज्यूम कर रहा है तो भैया चावल और दाल मिलकर ना सेटिस्फैक्शन दे रही है, लेकिन इकोनॉमिक्स कहता है कि नहीं, चावल से अलग सेटिस्फैक्शन मिला, अलग यूटिलिटीज मिल रही है, और दाल से अलग यूटिलिटीज मिल रही है। तो यूटिलिटीज जो है वो इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से अलग है। तो यही एजम्पशन किसी भी प्रोडक्ट के कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का कैरेक्टर और सब्सटीट्यूट गुड्स के कैरेक्टर को अलग कर देता है, मतलब इग्नोर कर देता है। यानी कि राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो, बाकी डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।